रात का सन्नाटा जब हवा भी सांसें रोक लेती है और हर छाया में कोई अनदेखा डर छिपा लगता है। ये 3 कहानियां आपको ऐसी दुनिया में ले जाएंगी जहां हकीकत और वहम की सीमा धुंधली हो जाती है। हर कदम पर अनजाना डर इंतजार करता है और हर साय में कुछ ऐसा है जो दिल की धड़कन को रोक दे। आपका स्वागत है स्ट्रेंज लॉर में, और आज की ये 3 सच्ची कहानियां सिर्फ आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। गोस्ट हंटिंग गॉन रॉन्ग फ्रॉम बैकहैंड 570। ये करीब 15 साल पहले हुआ नॉर्दर्न पेंसिल्वेनिया में, जहां मैं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त कायल और उसकी गर्लफ्रेंड जेस रहते थे। उस वक्त मैं वीकेंड्स पर कायल और जेस के जंगल के बीच बने घर पर बिताता था, जहां हम 20 साल के लड़कों और लड़कियों वाली चीज़ें करते थे, जैसे वीडियो गेम्स खेलना, वीड यूज़ करनी और बड़े बड़े बोनफायर्स जलाना। देर रात जब सोने का वक्त होता, हम अक्सर गोस्ट हंटर चालू करके सो जाते। धीरे धीरे हमें गोस्ट हंटिंग का शौक चढ़ने लगा। कायल और मैंने सोचा कि खुद गोस्ट की तलाश करना बहुत कूल होगा। हमारे पास फ्लैशलाइट और 20 साल की उम्र के जोश के सिवाय कोई इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन हमें लगा ये मज़ेदार होगा। हमने अबेंडेंड फार्म्स और घरों में रैंडमली गोस्ट हंटिंग शुरू की। जल्द ही हमें गोस्ट ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन हुई। कायल ने अपने जानने वालों से पूछना शुरू किया कि कहीं कोई हॉन्टेड जगह है। मुझे हैरान करते हुए कायल ने बताया कि उसे डेविल एल्बो नाम की एक जगह के बारे में पता चला है जो एक्सट्रीमली हॉन्टेड मानी जाती है। कहानी कुछ ऐसी थी कि 60s या 70s में वहाँ एक आदमी ने पागलपन में अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला था और फिर बार्न में खुद को फांसी लगा ली। लोगों का कहना था कि वहाँ कभी कभी ब्लैक मास दिखता है और घर या गाड़ियों की खिड़कियों पर अक्सर छोटे बच्चों के हैंडप्रिंट्स उभर आते हैं। पहले तो मैं इसके लिए एक्साइटेड था क्योंकि मैं गोस्ट देखना चाहता था। हम सब इतने उत्साहित थे कि जेस, जो आमतौर पर हमारे साथ नहीं आती थी, इस बार वो भी हमारे साथ चलने को तैयार थी। लेकिन उसकी एक दोस्त जो पहले डेविल्स एल्बो जा चुकी थी, उसने तुरंत मना कर दिया और कायल और जेस के छोटे बेटे के साथ रुकने का फैसला किया। हम डेविल्स एल्बो के लिए निकल पड़े। मिट्टी वाली सड़कों पर इतनी देर चले कि हमें लगा हम गलत रास्ते पर खो गए हैं। ठीक जब हमने हार मानकर वापस जाने वाले थे, हमें वो जगह मिल गई, एक पुराना सड़ा हुआ घर जिसके पीछे लाल पान था। चारों ओर 4 से 5 फीट ऊंची घास थी और ऊंचे पेड़ थे। वो जगह मिलते ही हमारी एक्साइटमेंट लौट आई। हम उस लंबी घास के बीच रास्ता ढूंढते हुए घर की ओर गए। उस घर के पीछे का दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर एक किचन थी और वहाँ से पहली मंजिल के सारे कमरे दिख रहे थे क्योंकि डोरवे और दीवारों में छेद थे। हम तीनों में कायल ने लीड किया, अपने सेलफोन की फ्लैश चलाकर गोस्ट हंटर के उस आदमी की तरह गोस्ट को पुकारने लगा, रुक रुक कर जवाब का इंतज़ार करते हुए। लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। कई बार कोशिशों के बाद गोस्ट ना मिलने से निराश हमने उस जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जेस और मैं किचन में देख रहे थे। कायल सामने के दरवाजे के पास था, सीढ़ियों की स्टेबिलिटी चेक कर रहा था। जेस ने मेरी कोहनी मारी, धीरे से मेरा नाम पुकारा। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या? उसका चेहरा डर से भरा था। उसने कहा, वो देखो, और कमरे के कोने की ओर इशारा किया। मैंने देखा एक विशाल ब्लैक मास जैसा मैंने पहले कभी देखा नहीं था, उस कोने में इकट्ठा था। मैंने कायल को चिल्लाकर कहा कि उसकी फ्लैशलाइट उस पर डाले क्योंकि वो हॉल में ठीक उसके बगल में था। उसने रोशनी डाली और फिर चीखा, भागो। मैंने देखा रोशनी उस मास पर पड़ी, लेकिन जैसे वो सारी रोशनी निकल गया, दीवार या आसपास की किसी चीज़ पर एक किरण भी रोशनी की नहीं पड़ी। हम तीनों पिछले दरवाजे से भागे, अपनी गाड़ी की ओर दौड़े। हमें लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। फुटस्टेप्स की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी तक पहुंचने पर मैं कसम खाता हूँ, हमें खिड़कियों पर बच्चों के हैंडप्रिंट्स के निशान मिले। हम उस वक्त जो हुआ उसकी रियलिटी पर सवाल उठाते हुए पागल हो रहे थे। वापसी के वक्त कायल ने बताया कि उसने घर में कुछ चीज़ें मिली थी। एक बच्चे का बनाया क्रिसमस कार्ड मम्मी या पापा के लिए और एक होममेड ब्रेसलेट जो साफ तौर पर किसी बच्चे ने बनाया था।
जिसमें स्ट्रिंग और बीड थे। हम इतने डरे हुए थे कि ब्रेसलेट की बात ज़्यादा देर नहीं चली। उसके बाद हमने गोस्ट हंटिंग छोड़ दी। हमें गोस्ट मिल गया था तो गेम ओवर ना? गलत। असली गेम तो तब शुरू हुई। कायल के घर में अजीब चीज़ें होने लगी। आवाज़ें, वॉइसेस और चीज़ें दिखना। उनके घर में पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। उसका छोटा बेटा द मैन की बात करने लगा था। ये सब डरावना था। यह सिलसिला 2 से 3 साल तक चला। एक दिन कायल को वो ब्रेसलेट फिर से मिला, उसके कमरे के ड्रॉर में बाकी चीज़ों के साथ। उसने सोचा कि इसे घर से बाहर करने से शायद जो हो रहा है वो सब रुक जाए। उसने ब्रेसलेट को पीछे के डेक पर रख दिया। चीज़ें थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन उसका बेटा फिर भी द मैन की बात कर रहा था। आखिरकार कायल ने फैसला किया कि हमें ब्रेसलेट वापस करना होगा। ये सर्दियों का वक्त था। पीछे के डेक पर बर्फ और आइस जमी थी। जिस सुबह हम वापस जाने वाले थे, हम पीछे के दरवाजे से ब्रेसलेट लेने गए। जो हमने रात को चेक किया था तो वो वहीं पीछे डेक पे था, लेकिन ब्रेसलेट गायब हो चुका था। हमने बर्फ हटाई, जहाँ वो था वहाँ उसका इम्प्रेशन जरूर था, लेकिन ब्रेसलेट नहीं। फॉर्चुनेटली इसके बाद कायल के घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये सब शायद आपको अनरियल लगे, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ये सच है। ये एक लिटरल नाइटमेयर था। मेरी सलाह मानो, ऐसी चीज़ों की तलाश मत करो। ये तुम्हारा पीछा कर सकती हैं और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। एनकाउंटर विद ए डीमन फ्रॉम चार अनजेबल। ये 2020 की शुरुआत में हुआ। उस वक्त मैं 22 साल का था और अपने दोस्त से मिलने अक्सर जाता था। मेरे कई दोस्त कार्ल नाम के एक शख्स के घर पर किराए पर रहते थे। हर बुधवार रात की तरह मेरी दोस्त ताशा और बेका मुझे गोस्ट एडवेंचर और द डेड फाइल्स देखने के लिए घर बुलाती हैं। उनके लिविंग रूम में एक गोल डिनर टेबल था जो किचन में फिट ना होने की वजह से वहां रखा था। अब ध्यान देना जरूरी है कि उस रात हवा नहीं चल रही थी। द डेड फाइल्स का पहला एपिसोड आधा ही हुआ था कि अचानक किचन के कपबोर्ड पर जोर जोर से किसी के मारने की आवाज़ शुरू हुई। हम सब टेबल के आसपास बैठे थे और बाकी दोस्त अपने कमरों में थे। उस दिन हीटर चालू होने के बावजूद टेबल के आसपास ठंडक सी महसूस हुई। बेका और ताशा डर कर काउच पर चली गईं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने फर्श की ओर देखा। शायद कुछ गिरा हो, ये मुझे याद नहीं। लेकिन तभी बेका के बेटे का एक छोटा टॉय रेंच फर्श पर कुछ इंच खिसक गया। मुझे एक इंटेंस फीलिंग महसूस हुई। जैसे ही मैंने सिर उठाया, मुझे लगा जैसे कोई ठंडी चीज़ मेरे शरीर पर अपनी जकड़ बना रही हो, जैसे कुछ मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसी पल ताशा जोर से कहने लगी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं तुम्हें जाने का आदेश देती हूँ। कमरे का माहौल अचानक बहुत डरावना हो गया और कपबोर्ड पर फिर से खटखटाने की आवाज़ शुरू हुई, जो फिर कुछ देर बाद रुक गई। मैं वहाँ से उठकर काउच पर गया जो किचन के दरवाजे के पास था। थोड़ी देर सब कुछ शांत रहा, लेकिन मैं अभी भी उस पूरी घटना से क्रीप आउट था। मेरा दोस्त एलन अपने कमरे से बाहर आया, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उसने मुझे घबराए देखा। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की और वापस अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वही ठंडक मुझे फिर काउच के पास महसूस हुई। मैं जल्दी से टेबल पर वापस भागा और तभी वही खटखटाने की आवाज़ फिर शुरू हुई, आखिरी बार। कुछ देर बाद बेका का बॉयफ्रेंड केविन रेस्टरूम यूज़ करने के लिए नीचे आया। उसने मुझसे थोड़ी देर बाद किसी काम के लिए मदद मांगी। लगभग आधे घंटे बाद केविन ने बेका को अपनी बेटी को देखने के लिए ऊपर भेजा, जो सो रहा था। केविन ने मुझे साइड गेट खोलने में मदद करने को कहा ताकि वो ट्रैश कैन को कर्ब तक ले जा सके, क्योंकि अगले दिन सुबह पिकअप था। मैंने गेट खोला। केविन ने ट्रैश कैन को धक्का दिया, लेकिन गेट जोर से बंद हो गया। हम एक दूसरे को कन्फ्यूजन से देखने लगे। हमने जगह बदली। मैंने कैन को धक्का दिया, लेकिन गेट फिर से जैसे किसी ने खींचकर बंद कर दिया। इस बार मैंने गेट को पकड़ लिया ताकि केविन कैन को बाहर ले जा सके। मैं गेट के साथ लगकर झुका रहा। कुछ मिनट बाद केविन ने कहा, मुझे तुम्हें आज सुबह की बात बतानी है। मैंने कहा, पहले अंदर चलो।
किचन में उसने बताया कि सुबह 3 बजे उसे अपने बेटे के टॉय फोन से अजीब ग्राउलिंग नॉइज सुनाई दी। उसने सोचा शायद बैटरीज खराब हैं, तो उसने इन्हें बदलने का सोचा। लेकिन जब वो कमरे में गया और फ़ोन को उसकी लात लगी तो वो फिर से सही तरह से काम करने लगा। उसने सेफ साइड में रहने के लिए उसे ट्रैश कैन में फेंक दिया। रात करीब 2 बजे मैं घर जाने वाला था। मेरे दोस्त मुझे छोड़ने बाहर आए। स्क्रीन डोर खुला था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर कदम रखने वाला था वो ज़ोर से बंद हो गया। उसे खोलने के लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ी, जैसे किसी ने उसे पकड़ के रखा हो। बाहर बर्फ़ थी, वो भी क्रंची वाली, जो चलने पर आवाज़ करती है। मैंने उनके घर से एक ब्लॉक आगे तक ही चला था और फिर जो हुआ उसने मेरा खून जमा दिया। मुझे पीछे से डॉग की ग्राउलिंग और बर्फ़ पर बड़े कुत्ते के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जानता था कि डॉग हो तो भागना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं धीरे से पलटा और बोला, घर जाओ। लेकिन जब मैं पूरी तरह मुड़ा, वहाँ कुछ नहीं था, न डॉग, न बर्फ़ में पॉज के प्रिंट, कुछ भी नहीं। मैं अगले ब्लॉक तक प्रैक्टिकली दौड़ता हुआ गया। आधे रास्ते में एक स्ट्रीट लाइट मेरे नीचे से गुजरते ही बुझ गई, जिससे पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो फिर से चालू हो गई, बिना किसी फ्लिकरिंग या आवाज़ के। मैं घर पहुंचा और सीधा बिस्तर पर गया। हालांकि उस रात मुझे ढेर सारे नाइटमेयर्स आए। म्यूटिलेशन इन द माउंटेन फ्रॉम डी वेब। मैं 15 साल से अपने देश में फॉरेस्ट वार्डन के तौर पर काम कर रहा हूँ। इस इलाके को मैं अपनी हथेली की तरह जानता हूँ, या शायद मुझे ऐसा लगता था। मुझे हाइकर्स के कॉल आते रहते हैं जो वाइल्ड लाइफ या जंगल में खो जाने से घबरा जाते हैं। बियर्स का कैंप्स में घुसना, माउंटेन लायंस का अपने शिकार पर दहाड़ना, ये सब हमारे लिए आम चीज़ें हैं। मैं लोगों को कहता हूँ ये नेचर का काम है, चिंता मत करो। लेकिन पिछले महीने जो हुआ वो कुछ और था, कुछ काफ़ी अजीब। सब शुरू हुआ एक डे हाइकर के कॉल से जो बहुत डरा हुआ था। उसने सनसेट के वक्त कुछ खून जमा देने वाली चीखें सुनी जो वहाँ चारों ओर गूंज रही थी। मैं जानता हूँ कि कूगर्स ऐसी डिमोनिक साउंड निकालते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में सच्चा डर झलक रहा था। अगले कुछ दिनों में डिस्पैच को मकैनन पीक के आसपास शाम के वक्त ऐसी ही हड्डियां जमाने वाली चीखों की ढेर सारी रिपोर्ट्स मिली। दर्जनों हाइकर्स ने बिल्कुल डरे हुए कॉल किया। सीनियर वार्डन होने के नाते मैंने इसे चेक करने का फैसला किया। मैं सूरज छिपने के वक्त ट्रेल के शुरुआती हिस्से पर पहुंचा, जैसे रिपोर्ट में था। अपना गियर लिया और रास्ते पर चल पड़ा। सब कुछ अजीब सा शांत था, कोई फॉरेस्ट साउंड नहीं, जैसे जानवर भी डरे हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं चलता रहा। करीब 1 मील चलने के बाद मैं किसी अजीब सी चीज़ के ढेर के पास पहुंचा, जो पेड़ों की टहनियों और जड़ों के ढेर सारे ऐसे पैटर्न में अरेंज थी और इतना नीट और प्रिसाइज थी कि ये किसी तरह भी मुझे नेचुरल नहीं लगी। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिचुअल यहाँ किया गया हो। मैंने इस घटना को रेडियो पर रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ स्टैटिक सुनाई दी। तब मैंने देखा कि मेरी कंपास चारों ओर घूम रही थी, यानी उसकी नीडल रैंडमली घूम रही थी, जबकि मैं एक जगह पे खड़ा था। सूरज की रोशनी तेजी से फेड हो रही थी। आसमान हल्के पर्पल कलर का हो गया। हालांकि सूरज के छिपने में अभी 45 मिनट बाकी थे। मैं एक छोटे खाली एरिया में गया ताकि इस सब को समझ सकूं, लेकिन तभी मैंने देखा पेड़ों के ऊपर करीब 300 फीट ऊपर एक विशाल डिस्क शेप चीज हवर कर रही थी। किसी घर जितनी बड़ी, स्मूथ, परफेक्टली राउंड, लिक्विड सिल्वर कलर की चमकती हुई, जो थोड़ी सी डूबते सूरज की रोशनी में चमक रही थी। इसका कोई साउंड नहीं था, वो मूवीज जैसा एक एक्चुअल यूएफओ था। मैं एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटा सका। मैं उस खाली एरिया में आगे बढ़ा। मेरा मुंह शायद उस वक्त खुला था। तभी मैंने नीचे देखा, और जो देखा उसने मुझे जमा दिया। उस उड़ती यूएफओ के ठीक नीचे ग्राउंड पर 5 माउंटेन लायंस एक लाइन में पड़े थे, जो अडल्ट साइज के थे, लेकिन उनके पेट सर्जिकल प्रिसाइज तरीके से कटे हुए थे। उनके ऑर्गन्स निकाले गए थे, बिना खून या आंतों के बाहर निकले, जैसे उन्हें किसी एक्सपर्ट ने निकाला हो।
ये कुछ ऐसा था जो किसी तरह से हमारी पृथ्वी जैसा नहीं था। जंगली जानवर किसी की सर्जरी नहीं करते। मैं डर में एकदम पीछे हटा और तभी उस यूएफओ से एक वाइट लाइट नीचे आई, इतनी ब्राइट कि जिसने मेरी जैकेट और बूट्स को जला दिया। इसके अगले पल मैं मिट्टी में मुंह के बल गिरा हुआ था, उस रिचुअल वाले एरिया से 10 यार्ड दूर। मैं मुश्किल से खड़ा हुआ। मैं डिहाइड्रेटेड और डीओरिएंटेड था, जैसे हफ्तों से जंगल में भटक रहा हूँ। मेरी स्किन पर रेड पैचेस थे और बाहों पर बिजार मार्क्स, जैसे क्रोप सर्कल या एलियन स्टफ। मैं उस ट्रेल की शुरुआत तक खिसकते और रेंगते हुए लौटा। मेरे बॉस ने मुझे देखते ही ईआर भेजा। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया। एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल था। बस इतना कहा कि जख्म लाइटनिंग स्कार्स या इलेक्ट्रोक्यूशन जैसे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रिसाइज और कंटेन्ड। जब मैं काम पर लौटा, मैं एक टीम को साइट इन्वेस्टिगेट करने ले गया। हवरिंग शिप का कोई निशान नहीं था। हमें 5 में से सिर्फ 2 माउंटेन लायंस की कॉप्स मिली, बाकी 3 बिना किसी ट्रेस के गायब थे। मेरे कोलीग्स मेरी पीठ के पीछे पीटीएसडी की बात शुरू की। लोग कहने लगे कि मैं पेट्रोल पर अकेले डर गया या बौखला गया, और इससे छिपाने के लिए मैंने ये कहानी बुनी। मैं 10 साल से बिना किसी घटना के इन जंगलों में काम कर रहा था, और अब अचानक प्रेशर में मैं टूट गया। मैं जानता हूँ मैंने क्या देखा। मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, लेकिन रिपोर्ट में सब अननोन कॉज में डाल दिया गया। बिजार एनर्जी बर्न्स, मिसिंग ऑर्गन, रिचुअलिस्टिक सेटअप, कुछ भी फिट नहीं हो रहा था। हायर अप ऑफिशियल्स ने केस को चुपके से दबा दिया, उम्मीद में कि सब इसके बारे में भूल जाएंगे। लेकिन मेरे स्कार्स और नाइटमेयर्स अभी भी हैं। पेट्रोल पर मैं उस रात की बात नहीं करता। मेरे कोवर्कर्स कानाफूसी करते हैं, सोचते हैं मैं सुन नहीं रहा। उन्हें करने दो, वो वहाँ नहीं थे। उन्होंने वो नहीं देखा जो मैंने उस आइसोलेटेड फॉरेस्ट में देखा जब दुनिया सफ़ेद हो गई थी। ये हेलुसिनेशन या ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं थी। आज भी मुझे उनके बारे में सोचने पर चिल्स महसूस होते हैं। दोस्तों, आपका इन कहानियों के बारे में क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ।